सैयद अशरफ साहब ने एक बड़ा एलिगेशन लगाया यहाँ पर 8 एकड़ ज़मीन वफ़ की और एक 3 एकड़ ज़मीन, ये ज़मीन आपने गैर कानूनी तौर पर यानी वफ़ की ज़मीन को ख़रीद कर उसे हड़पने की कोशिश की, इल्ज़ाम है सैयद अशरफ पर। वफ़ के गैजेट में होने के बावजूद आपने उस ज़मीन को ख़रीदा है। देखिए, मैं तो शायद मैं इस मड स्लगिंग और ये कीचड़ उछाड़ना, एक दूसरे का जवाब देना, मैं उसके मौक़िफ़ में नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि बात आ गई है पब्लिक डोमेन में, तो मुझे लगा कि अब उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट लोगों तक तो सही मौक़िफ़ पहुँचे। इस जो ज़मीन की बात की जा रही है, ये बीदर की एक ज़मीन है। वहाँ पे मेरे वालिद का बेसिक जो कारोबार है, वो ख़ुद एक लैंड डेवलपर हैं और बहुत कई लेआउट्स वो बनाते हैं, उनका काम ही वही है। तो एज़ पर हिज वर्क प्रोफेशन वो ज़मीनें ख़रीदते हैं, लेकिन जब ज़मीनें ख़रीदते हैं उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है कि लीगल ओपिनियन और 30 इयर्स का बिल्कुल देखा जाता है इनकम्बरेंस। उसके बाद पूरे रिकॉर्ड्स 100% करेक्ट होने, अगर कोई केस रहा तो 100% पूरे केस के मैटर्स देखे जाते हैं। वो देखने के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। ये जो मैटर सर्वे नंबर 85 की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एक छोटा सा मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैटर ये पूरा सब डिसाइडेड मैटर है, इसमें कोई चीज़ एम्बिगुअस नहीं है, सब ऑलरेडी सेटल्ड मैटर है। लेकिन फिर भी लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये लैंड सर्वे नंबर 85 वाज एन इनाम लैंड, और इसके जो इनामदार थे वो सैयद उस्मान हुसैन सन ऑफ गेसू दराज हुसैनी मिल के थे, और एक देवीदास सन ऑफ मल्लप्पा वाज अ कल्टिवेटर इन द लैंड, और he was a cultivator since 1967, whom under the Karnataka Land Reform Act of 1961 occupancy rights was granted after the process, जो भी process था उसका। Jurisdictional tribunal under Karnataka Land Reforms Act confirmed the occupancy right to Devidas, जो और as a पट्टेदार of the land in 21 June 1976। अब सेक्रेटरी कर्नाटका वक्फ बोर्ड जो थे, उन्होंने इस ट्राइब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज किया। ही चैलेंज द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल बिफोर हाई कोर्ट इन द रिट पिटिशन 2376 ऑफ 1976 ऑन द कंटेंशन दैट इट वाज दैट वक्फ बोर्ड वाज नॉट मेड द पार्टी एंड वक्फ बोर्ड वाज नॉट हर्ड बिफोर पासिंग द ऑर्डर बाय द ट्राइब्यूनल। तो हाई कोर्ट in 30th August 1982 remanded the case for final fresh disposal after hearing वक्फ बोर्ड। ट्राइब्यूनल में मैटर फिर वापस आता है। ट्राइब्यूनल आफ्टर रिमांडिंग द केस heard the वक्फ बोर्ड and confirmed occupancy right of the land in favor of प्रेम कुमार, जो उस देवीदास का बेटा था, since देवीदास had expired। एंड ये हुआ है 29/03/1988 पे। बाद में वक्फ बोर्ड डिड नॉट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। तो 1988 का जो ऑर्डर था, जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी था, उसमें आफ्टर हियरिंग द वक्फ बोर्ड ऑर्डर पास हुआ इन फेवर ऑफ प्रेम कुमार, जो देवीदास का बेटा था। वक्फ बोर्ड उसके बाद वो ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया 1988 के ऑर्डर को। हाउएवर कोई दूसरा आदमी था बाय नेम स्वरूप कुमार, वो चैलेंज करता है the tribunal's order in appellate authority Bidar under the land reform act। appellate authority एक common order के थ्रू set aside many occupancy rights जो भी रहते थे वहाँ पे, occupancy rights of all those who were granted rights under the said order। वो जो भी ऑर्डर के अंदर कई दूसरों को भी मिले थे, सबके ऑर्डर को कैंसिल करता है। ऑर्डर ऑफ द appellate authority was challenged before high court by प्रेम कुमार, जो who was the pattedar of the land in question, and the high court re-granted occupancy right to him in 11/09/2003 में ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का, उसको ऑक्यूपेंसी राइट उसका ग्रांट हुआ। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट हैज नॉट बीन चैलेंज बाय वक्फ बोर्ड टिल नाउ। अब ये जो लैंड
की बात कर रहे हैं, इसके हम बोनाफाइड परचेजर हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो भी कंटेंशन है, वक्फ बोर्ड को अपना मैटर ट्राइब्यूनल के सामने रखना था। ट्राइब्यूनल के सामने वक्फ बोर्ड ने मैटर रखा, उसके अगेंस्ट हुआ 1988 में। उसके बाद वक्फ बोर्ड अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं गया, वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट नहीं गया। आज भी अगर वक्फ बोर्ड को कुछ करना है तो उसका रेमेडी कहाँ पे है? वक्फ बोर्ड का जो रेमेडी है वो हायर अथॉरिटी, हाई कोर्ट से जो ऊपर हो सकता है, या फिर एडिशनल बेंच जो रह सकती है, डिविजनल बेंच हो सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। उस मैटर को वक्फ बोर्ड वहाँ पे चैलेंज करना है। मगर हुआ ये कि एक नोटिस आई थी हमको, नोटिस का हमने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इट वॉज ए वेरी सिंपल थिंग फॉर अस कि भाई ऐसा एक हमको लगा कि क्लैरिफिकेशन पूछा जा रहा है, उसका क्लैरिफिकेशन हम जवाब दिए। नोटिस क्या किया? वही कि ये गजट में नाम था, ये प्रॉपर्टी का नाम गजट में था, कैसे तुम खरीदे, मतलब पूरी हिस्ट्री हम लिख के दिए। पूरे जितने ऑर्डर्स है हाई कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के, जितने ऑर्डर्स है पूरे दिए गए, क्योंकि हम बोनाफाइड परचेजर हैं। मेरे वालिद का काम ही वो है जो ज़मीन खरीदते हैं, लैंड डेवलप करते हैं। आज भी देखिए, हमारा ओपन रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूँ, वालिद साहब बहुत क्लियर हैं इस बात को, और वो कई मरतबा बोले भी हैं कि वक्फ बोर्ड कम क्लीन, वक्फ बोर्ड को ग्रांट करने दीजिए, कोई भी जो भी अथॉरिटी है, हाई कोर्ट हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हमारा कोई इतराज़ नहीं है। एक सेकंड के लिए हम नहीं रुकेंगे, हमारा क्या चाहिए? अरे भाई यहीं पे लोगों को जवाब देना मुश्किल, अल्लाह को कैसे जवाब देंगे हम वक्फ बोर्ड की जगह लेके? अल्लाह अकबर, कैसे हो सकता है? तो आई थिंक क्लैरिटी तो बहुत क्लियर है कि 1988 से आज है 2023, उसके पूरे बीच में वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड एक कोई शरारत कोई किया होगा, हो सकता है कुछ किया होगा, पता नहीं। एक नोटिस आई, नोटिस का जवाब दिए पूरे डिटेल के बाद, हो गया खत्म मैटर, क्लैरिफिकेशन हो गया उनको। अगर किसी को और कुछ डाउट है तो पूरे जजमेंट्स हैं यहाँ पे, ट्राइब्यूनल के हैं, अपीलेट अथॉरिटी के हैं, हाई कोर्ट के हैं। हम जो रिकॉर्ड ऑफ राइट जो देखे थे, देख के जो प्रॉपर्टी एज ए बोनाफाइड परचेजर जो खरीद सकता है, 30 साल देख सकता है कोई भी इंसान, देखना है तो 40 साल देख सकता है। हम 40 साल का देखें, देख के खरीदे। और कैसा खरीदे? मार्केट कंसिडरेशन 100%, जो सब रजिस्ट्रार के जो गाइडेंस वैल्यू के हिसाब से मार्केट जो कंसिडरेशन है उतना पे करे खरीदे, कोई सब अंडर वैल्यू कुछ नहीं खरीदे। तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका कहना है कि वक्फ बोर्ड चाह के भी अब इसमें अपील नहीं कर सकता? वो मुझे मालूम नहीं है। वक्फ बोर्ड जो करना चाहता है इस मैटर में, फॉर एड्रेसिंग दिस मैटर करना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास करना चाहिए। मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है। ओके, दूसरा एक मामला ये है कि आपने जो ताहा इदारे की तरफ से, औकाफी इदारे की तरफ से जो प्रॉपर्टी ली है रेंट पे, उसका रेंट तकरीबन 93 लाख रुपए से ज़्यादा रेंट आपने पे नहीं किया। इस ताल्लुक से कोर्ट में भी सूट फाइल किया गया रिकवरी के लिए। सब बेबुनियाद बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। एक क्योंकि ये कुछ वक्त से कुछ कोशिश हो रही है ताहा की तरफ से, क्योंकि जब लोग नीचे गिरते हैं तो किस लेवल पे गिरते हैं मुझे देख के हैरत हो रही है। क्योंकि मुझे बुरा क्यों लगता है कि हाँ, अगर कोई किसी के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का तरीका होता है। सर, हमारे पास ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके पास कोई चीज़ है क्या? मैं दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सी चीज़ है जो मैं छुपा रहा हूँ, छुपाने की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, होता ये है कि ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मेरे पास उनको जो दिए गए हैं, जितने भी वो उनको दिया गया होगा, जितने भी रेंट पे करे हैं, हर एक की रिसिप्ट मिलती है आपको। पूरे रिसिप्ट्स आपको उन्हीं के सिग्नेचर्स के साथ हर चीज़ मिलेगी, उन्हीं के सिग्नेचर्स उसमें सब मिलेंगे। उसमें कितने रिसिप्ट्स आपको चाहिए पूरे, जब तक वो डेट तक के, उसके बाद का क्या है वही बताऊंगा मैं आपको। ये पूरे आपको रिसिप्ट्स के अंदर आपको देखने मिलेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लोग कितने आपको रिसिप्ट चाहिए क्योंकि दिस मैटर इज़ ऑलरेडी, क्योंकि किसको इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या होता है कि 2019 में आप देखिएगा, ये पूरे लोग साइन करके देते हैं, जितने भी ताहा के जितने भी लोग हैं 100% साइन करके देते हैं। मुझे बुरा क्या लग रहा है कि मैं ये सब क्लैरिफिकेशन मीडिया में दे रहा हूँ। ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है कम्युनिटी के लिए, खासतौर पे मेरा जैसा इंसान जो
हमेशा पॉजिटिव काम करता है, कम्युनिटी के लिए बेहतरी का काम करता है, वो जाके आज वो कीचड़ उछालने का उसका काम कर रहा है। बट जो भी है जस्ट तो क्लियर जो हवा कोशिश हो रही है कि इन्होंने क्या लिख के दिया कि कुछ काम है उनकी बिल्डिंग का जो पूरा करना है, पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। वो बोलते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ तहा शाहीन के मतलब शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट के पास से कंस्ट्रक्शन का पैसा लेना है, फिर उसको रेंट में कट करेंगे, लिखते हैं। ये कौन साइन करते हैं? 1 2 3 4 उनके जो 4 ट्रस्टीज़ हैं वो पूरे लोग साइन करते हैं, मेंबर उनके 4 ट्रस्टीज़ थे, उनके चारों ट्रस्टीज साइन करते हैं। पैसे उसके पैसे पूरे लिए हैं और आज 1,80,00,000 की बिल्डिंग बनी है वहाँ पे। बताएं दे कोई इंसान जो उसके लिए चंदा दिया है, एक आदमी 1 रुपया चंदा दिया तो उसके लिए बताएं दे। नहीं, क्या 1,80,00,000 की बिल्डिंग के उसमें एडजस्ट हुआ है आपका? अरे लिख के दिया है लोग, आपके लिए जो बिल्डिंग बनाएंगे उसमें एडजस्ट हुआ है। वो लोग पहले तो कई चीज़ें हैं जो मैं वक्फ बोर्ड मतलब कोर्ट के अंदर मैंने दिया है कि किस तरीके से मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया था। मुझे अगर आप MOU देखेंगे, क्योंकि हमने तो क्या देखा था कि कुछ अब किसी के ऊपर बोलना अच्छा नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, हमें कभी मालूम नहीं था। जब हमको मालूम हुआ आई वाज शॉक्ड, आई वाज बैफल्ड टू नो दैट इट इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी, क्योंकि इतने इज्जतदार लोग थे वो जिनके पास से हमने लिया था। हमारे पास MOU कराया गया तार एजुकेशन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के तौर पे, और जब हमारे मालूम हुआ तो हम डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के पास गए। मतलब जो भी बात है कि ऐसा हमारे साथ गलत मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, गलती हुई है हमारे साथ, हम गलत फहमी में ऐसा एंटर हुए हैं, तो वक्फ बोर्ड क्या करता है कि एक 2019 में एक ऑर्डर पास करता है हमारे को डायरेक्ट लीज देने के लिए, ऑर्डर पास करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको वो लोग चैलेंज करते हैं कि 3 साल के लिए देने की बात होती है इसमें। हाँ, ये कौन चैलेंज करते हैं? तहा वाले चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। मैटर इज स्टिल पेंडिंग। अब उसका जो रेंट, मुझे पेंडिंग जो रेंट था, मैंने हाई वक्फ बोर्ड के लिए, देखिए ये मैंने वक्फ बोर्ड में दिया है कि क्या लिखा है इसके अंदर कि जो भी मेरा कुछ रेंट पेंडिंग है फॉर द ईयर 23 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 मेरा रेंट पेंडिंग है। उसके लिए मैं रेंट का चेक आपको दे रहा हूँ। चेक बियरिंग नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 000928, कौन से बैंक का लिखा है, अमाउंट लिखा है, डेट ऑफ चेक लिखा है, वक्फ बोर्ड को दिया गया है, मेमो दिया गया इसका। इसको भी ऑब्जेक्ट करते हैं वो लोग, नहीं रहने, एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। फिर करने क्या हमें? देखिए, हाँ, कोशिश क्या की जा रही है, कोई एक इदारा हमारे पास लोग भले बोलते थे, मैं हमेशा खुश होता था, बोलता था कि शहरियाने बेंगलोर ने जितने यहाँ पे मेरी मदद की है और जिस तरीके से मतलब हर तरीके से एक पॉजिटिव काम करने के लिए जो सपोर्ट मिला, मैं हमेशा खुश होता था और लोगों को मैं तक शुक्रगुजार होता था। ये अभी भी कोई गिला नहीं है मेरे पास। हाँ, खदशात है लोगों को, डाउट्स है, लेकिन डाउट्स को क्लियर करने का तरीका हो सकता है। आज ये जो 93 का आउटस्टैंडिंग है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताएं। कंस्ट्रक्शन कितने का हुआ है, कहाँ कितना एडजस्टमेंट हुआ है? देखिए, पूरा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर आप देखना चाहेंगे, मैंने अपना एक्स्ट्रा पैसा डाला है, जबकि इन्होंने लिखा था कि जो भी कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन करके रेंट में कट करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे थे उसमें? बिल्डिंग जो स्कूल की बिल्डिंग है? नहीं, इन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई थी, वो नई बिल्डिंग को बिल्कुल छोड़ दिया था। वो बिल्डिंग की हालत ऐसी हो रही थी कि शायद वो बिल्डिंग गिर जाती, मतलब क्योंकि अनफिनिश थी, फर्स्ट फ्लोर के बाद से हालत ख़राब थी, बारिश हो रहा था, सब लोग बोले कि ऐसे ओके, क्योंकि बिल्डिंग बन जाएगी। क्योंकि ये मैटर जब वक्फ बोर्ड में गया था, ये मैटर जब इन्होंने मेरी रेंट मुझे वक्फ बोर्ड बोला कि डायरेक्ट मुझे लीज़ देंगे, उनका लीज़ कैंसिल किया गया। एक्चुअली तहा का लीज़ कैंसिल करे, तहा का लीज़ कैंसिल किया गया रेजोल्यूशन पास करके। क्यों कैंसिल किया? अरे मेरे साथ देखिए, सब लीज़ करे अगेंस्ट द रूल ऑफ द ट्रस्ट के थ्रू जो आया था, एफआईआर हुआ था जिसमें ये मामला। नहीं, ये दूसरी बात है, वो अलग है। मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन का इनका लीज़ कैंसिल हुआ, उसके बाद मुझे लीज़ दी गई। इसके दौरान क्या हुआ, ये लोग इसको रुकाने की कोशिश करे। अब ये बिल्डिंग की हालत ख़राब हो रही थी, सब लोग बोले कि कुछ बिल्डिंग तो बन जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा तो वक्फ की जगह तो बच जाएगी, मतलब वो बिल्डिंग तो वक्फ की बिल्डिंग रहेगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूज़ करेगा उसको। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी बिल्डिंग बनी, 5 फ्लोर की बिल्डिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ की हमेशा के लिए परमानेंट यूज़ हो सकती है किसी के लिए।
मैं तो परमानेंट इंसान हूँ नहीं, पर वक्त हमेशा परमानेंट रहेगा इंशाल्लाह। देखिए कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह चीज़ों को जितना अच्छे से लोग मतलब सॉल्व किया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा इसके अंदर कुछ नहीं है। जो भी डिसीजन वक्फ बोर्ड का होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ साजिशी तौर पे कुछ कोशिश हो रही है कि हाँ वालों का जो मसला चल रहा है कि दे वांट टू कम इनसाइड, उसके लिए खट से एक आपको देखेंगे कि आज से एक कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस आके एक रूम बंद करने की कोशिश करते हैं। मैं कहीं पे उसका जवाब नहीं दिया। मैं अगर आप देखेंगे आए ऑफिस को, ये 6 सितंबर की बात है, लॉक करके बिल्कुल एज ए अचीवमेंट के तौर पे लॉक करते हैं। मतलब ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, सब मैं बताना, बट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक नोटिस भेजते हैं। अब ये सब उसके बाद शुरू हो रहा है, ताकि उनका जो मकसद है कि वो किसी तरीके से इसके अंदर एंटर हों और रेंट लेना शुरू करें। मैं जो रेंट वक्फ बोर्ड को दे रहा हूँ, जब मेमो देता हूँ तो घंटों तक मेरे से फ़ोन पे बात की हो जाती है, नहीं नहीं रेंट हमको दो। मतलब कैसे तुमको, ऑन व्हाट बेसिस शुड आई गिव यू? कमिटी में नहीं है ना, तो वही तो मेरा तो सवाल उनके लिए वही है, ऑन व्हाट बेसिस शुड आई गिव द रेंट टू देम? इट इज लीगल। मैं वक्फ बोर्ड को दे सकता हूँ। और दूसरा कोई ये जो है आप एक एलिगेशन ये भी है कि आप सिर्फ वक्फ के इदारों को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा वक्फ के इदारों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी तरफ से कोई रियायत नहीं दी जाती है, फ्री में नहीं। मतलब 50% कम से कम आपको मुसलमानों को फ्री पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप कम करने के नाम पे, डिस्काउंट करने के नाम पे सिर्फ 5-5 हज़ार कम करते हैं, 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत हैं। एलआर बंडी की प्रॉपर्टी कोई वक्फ की नहीं है, आटी नगर की प्रॉपर्टी में कभी वक्फ की नहीं थी, जयनगर की प्रॉपर्टी में वक्फ की नहीं थी, विजयनगर की प्रॉपर्टी कभी वक्फ की नहीं थी। देखिए ये जो बिल्डिंग में जो बैठा हूँ ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। हाँ क्या हुआ, क्या एक मरतबा तहा का जो भी मैं एंटर किया था वो भी मुझे मालूम नहीं था वो वक्फ का था। हाँ उसके बाद जितनी भी मैं प्रॉपर्टी लिया, दारुस्सलाम की प्रॉपर्टी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट रेंट पे किया, 3rd फ्लोर पे रेंट, मार्केट रेंट जो आफ्टर एग्रीबल आई वाज पेइंग द हाईएस्ट रेंट एट दैट टाइम व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड। ये भी इल्जाम है कि आप दारुस्सलाम की बिल्डिंग का रेंट नहीं दे रहे हैं। अरे उनको कैसे मालूम होता है सब चीज़ें? देखिए आप जाके उनके लेजर चेक करना ऑर्फनेज के। हाँ होता ये है कि ऑर्फनेज के मेरे पास 35 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। हमारा जो इंटरनल एडजस्टमेंट ये है कि ऑर्फनेज के बच्चों की जो फीस उनको देनी है वो फीस हम 50% से ज़्यादा रियायत देते हैं। 100 जो बच्चों की फीस होती है उसमें मोर देन 50% रियायत होती है, लेकिन मोर देन 50% की रियायत के बाद जो फीस बचती है वो उनको जो देना होता है वो डायरेक्ट एक बच्चे की फीस नहीं देते। मैं भी एक इंस्टीट्यूशन हूँ, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि हम कभी एक दिन बैठते हैं कितना फीस आना है और मैं कितना रेंट देना है उसके हिसाब से सेटल कर देते हैं। हाँ वो एक मरतबा कोविड की टाइम नहीं हुआ था, उसकी वजह से वो मैटर लंबा हुआ था, एडजस्ट हो गया। आप जाके उनके लेक्चर चेक कीजिए ऑर्फनेज के। लेकिन क्या आप अपने इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं? क्योंकि देखिए मैं तो एक चीज़ पहले क्लियर बोलता हूँ, मैं बच्चों को फ्री इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं वक्त की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। सिर्फ कई जगह पे मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, फिर भी वहाँ पे बच्चे मेरे फ्री पढ़ते हैं। कौन से बच्चे पढ़ते हैं? सुन लीजिए वो बात को। आप मेरी किसी भी ब्रांच में अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा एक फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। फ़ीस स्ट्रक्चर आप जो बोलें बराबर है कि कॉमर्स के लिए कुछ 47-48,000 होगा, साइंस के लिए ज़्यादा होगा, फिर हॉस्टल के लिए, रेसिडेंशियल के लिए सेपरेट होगा फ़ीस। लेकिन अगर उसको पलटा के देखेंगे तो आपको मालूम होगा उसमें कैटेगरीज कैसे रहते हैं। वो जनरल है। कैसे? ये ऑर्फन बच्चे के लिए क्या हो सकता है, एनी ऑर्फन, उसको कुछ भी होने दीजिए, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, उसके लिए रियायत मिलेगी। फिनेंशियल किसी को प्रॉब्लम है उनके लिए रियायत मिलती है। अपाहिज अगर कोई है उनके लिए रियायत मिलती है। हर इमाम मौज़न कई है। आपको अगर मैं नाम बोलता हूँ आप जाके किसी से बात कर लीजिए। मैं ऐसे कितने उलमा हैं जिसके बच्चे मेरे पास पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स बने हैं, जो भी वो कितना फीस पे करते हैं। ओपन रियायत है मेरे पास। रियायत जो होती है क्योंकि प्रोपोर्शनेट होती है। ये जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे सकते हैं कि कितना % आप बच्चों को जो है फ्री पढ़ाते हैं या रियायती उसमें पढ़ाते हैं? देखिए कैलकुलेशन वाला आदमी नहीं हूँ मैं,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितना भी शुरू से हुआ है, उलमाओं के बच्चों के लिए फ़्लैट हमारे पास शायद 35,000 का कंसेशन होता है। कई 1.5 लाख नहीं, ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ, 80,000 के ऊपर जो हमारी जो ट्यूशन फ़ीस है उसके ऊपर 35,000, 88 के अंदर 35,000 उसमें फ़्लैट कम होता है उलमाओं के लिए। आप किसी भी उलमा की फ़ीस चेक कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सब बोलने की चीज़ नहीं है, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, अरे मेरी आखिरत के लिए कर रहा हूँ। ये लाहौल वाला खुद ये लोगों को देखिए, यहाँ पे मैं किसी को प्रूव करने के लिए क्यों हूँ। अब वक्त की प्रॉपर्टी हो तो वक्त का रेंट देता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि उसका सही इस्तेमाल करें और कौम व मिल्लत का सही बेहतर फ़ायदा हो उसकी वजह से। और बताइए, आपने वो मैसूर रोड की प्रॉपर्टी मिली है, उनका एलिगेशन है कि जहाँ कमर्शियल एरिया है वहाँ क्यों आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये मेरा लीज डीड है उनके साथ। वो लोग मेरे पास आके बोले कि हमारे एरिया में एक भी मुस्लिम मैनेज्ड पीयू कॉलेज नहीं है। पूरे कितने बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ पता है आपको, पूरे के पूरे मजबूर हैं। वहाँ पे एक जय हिंद बोल के पीयू कॉलेज है, जो अलग सोच रखने वालों क्या है वो कॉलेज। हमारे बच्चे वहाँ जाने में मजबूर हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो आप कोशिश करिए। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन आप जाइए, मैं एग्रीमेंट दे रहा हूँ, जाके उनका अकाउंट चेक कीजिए। एक दिन का भी अगर रेंट उनका कम पड़ रहा है तो बताइए मुझे। मैं कहीं पे देखा कि उनका कहीं ना, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दारुस्सलाम के लिए कोई परमिशन का इशू है। अरे ये पीयू बोर्ड का परमिशन है। अरे ये सब मैं उनको थोड़ी बताने की ज़रूरत है। पब्लिक में कोई भी कुछ भी फेंकेगा तो उससे थोड़ी कुछ होता है। आपको अगर कोई चीज़ कहनी है, अगर आपके पास कोई खदशात हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोगों को ताम झाम करने की ज़रूरत क्या है। आप मेरे पास बैठिए, मेरे से सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। समझ नहीं आया कोई चीज़ में आपको लगा कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री, दैट टाइम यू कैन गो टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अरे बाबा देखिए, होता ये है कि मैंने आज तक जो कुछ किया है, लोग बोलते, इन्होंने कहा कि मैं कुछ फेक करता हूँ। ये बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, पूरे बच्चों के नंबर दे देता हूँ मैं। जितने बच्चे हैं सबकी स्टोरी लिखी हुई है, उनके नंबर्स के साथ है। आप बोलेंगे कि ये बच्चे सही नहीं है। ये बच्चा है इरशाद बादशाह, इसके अम्मी किसी घर में जाकर काम करते हैं। ये बच्चा आज MBBS कर रहा है, ऑर्फन लड़का है। इसके लिए हाँ, मैंने 11th and 12th पढ़ाया। वो कोई वक्त की प्रॉपर्टी में रह के नहीं पढ़ा, मेरे जयनगर के कैंपस में रह के पढ़ा, जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फिर भी उसको कंसेशन मिला वहाँ पे। बच्चे को फिर मैंने मेडिकल की तैयारी कराया। ऐसे कितने बच्चे हैं, मतलब शैनी प्रिंसी, कोई रिक्शा पुलर की बच्ची होगी, कोई तबस्सुम है जिसके पापा मेंटल रिटार्डेड है, कारपेंटर का बच्चा जैद अली खान कारपेंटर का बच्चा है। कितने हैं, अब्दुल्ला देखिए, हमारे मदरसा कोसा मदरसा हमारा मंसूरा, उनका बच्चा है। अब्दुल मुख्तदिर हज़रत का बच्चा है। हमारे शबील इरशाद में पढ़ाते हैं मौलाना, क्या नाम है मौलाना का, मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब, उनकी बच्ची हैं। सब नहीं बोलना चाहिए, मगर मेरे लिए खुशी की बात है। एक मौलाना जो शबील इरशाद में पढ़ाते हैं, उनकी बच्ची आज अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कर रही है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में बच्ची पढ़ रही है, 2nd ईयर ऑफ MBBS। हाँ, आपको दिक्कत हो सकती है कि कौम की बच्ची आगे पढ़ रही है और डॉक्टर बन रही है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर वो दिक्कत है तो ओपन वो बोलिए, नहीं तो क्या है बताइए डायरेक्ट। ये बच्चा जो वेल्डर का बच्चा है, आज बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फजलुर रहमान। और पूछिए इस बच्चे के अब्बा से, मैं नंबर दूंगा आपको, क्या बच्चे ने कोई ट्यूशन फीस पे करी क्या हॉस्टल की फीस बच्चा पे कराएगा, पूछिए। आपको कितने बच्चों की स्टोरी सुनाऊं मैं। ये बच्चा ऑर्फन बच्चा, माज 620 मार्क्स लिया। 1 रुपया इस बच्चे के लिए हमने चार्ज किया, मालूम करिए। मैं आपको नंबर दूंगा उसके वालिदा का। मगर अच्छा नहीं लगता ये सब कौम। देखिए, ये इदारे जो होते हैं ना, अमानत होते हैं कौम की। अब्दुल समान की अमानत नहीं होती है। इदारे जनरेशंस के लिए होते हैं, हमको इदारों को बनाना है। अगर कोई प्रॉपर्टी है वक्फ की, कोई में से गलत मत समझिए, प्रॉपर्टी है, वहाँ पे गैरेज है,
बेकार पड़ी है, स्कूटर मैकेनिक है, ये है, उनको ख़राब नहीं बोल रहा मैं, माफ़ नहीं, ये मत समझिए मैं किसी को चीज़ ख़राब बोल रहा हूँ। कोई चीज़ ऐसे ही पड़ी रही तो हमको बुरा नहीं लगता, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर वहाँ पे कोई अच्छा काम शुरू होता है तब वहाँ पे सबको पेट पे दर्द होना शुरू होता है। अरे वहाँ पे कैसे अच्छा काम शुरू हो रहा है, वहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ तो हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करिए, अगर मैंने 3 इदारे बनाए हैं, आप 30 इदारे बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई वक्फ की इरेगुलरिटीज़ करना है, जहाँ पे भी मुझे इरेगुलरिटीज़ हो रहे हैं इंशाल्लाह विल कर समझेंगे, मुझे मालूम कराइए, क्योंकि मेरे तो नज़दीक ऐसे कोई चीज़ नहीं है। अगर करेक्शन की कोई भी ज़रूरत है करेक्शन कर देंगे इंशाल्लाह। नीयत के ऊपर सब दारोमदार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी नतायज है ना सब उसके लिए है। कोई मैं बहुत बड़ा तुड़मखा नहीं हूँ कि बेंगलोर जैसे शहर में इस तरीके के नतायज दूँ। बहुत कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन नहीं है मेरा। हमारे बच्चे कैसे इदारों में पढ़ते हैं आपको तमाम को मालूम है, क्योंकि मैं मैनेज करने के लिए मुझे दिक्कतें होती हैं, फिर भी बच्चे कॉर्पोरेट करते हैं। और हमारा जो सिंसियरिटी है अल्लाह उसके लिए नतायज दे रहा है, उसमें बरकतें दे रहा है और नतायज आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे एक नहीं कई है, मैं बोलना नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि बोलने से बात और बैठती है। ये खुशी की बात है। देखिए ये सुलेमान वाला लड़का है, इसकी बड़ी बहन पहले आई थी मेरे पास और ये लड़का आया था। ये लड़का बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में, उसकी बड़ी बहन ESI मेडिकल कॉलेज में। ये है हफ्सा तस्नीम, ये बच्ची है मौलाना शब्बीर नदवी की, बेंगलुरु के है मौलाना। मालूम कर लीजिए कितना फीस में चार्ज किया हूँ, मालूम कर लीजिए क्या कंसेशन दिया नहीं दिया मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। खुशी नहीं होती हमको? जहाँ पे आज सीट लेना है तो आपको 1 करोड़ भी ले जाइए सीट नहीं मिलेगी वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, ये ऑटो रिक्शा वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। ये एक यतीम बच्चा है आसिफ, ये डॉक्टर बन रहा है। ये एक गांव का बच्चा जो आता है अरफात, ये डॉक्टर बन रहा है। ये हाफिज़ लड़का है वसीम, ये डॉक्टर बन रहा है। ये पूरे ये मतलब नॉन मुस्लिम्स के तो नाम नहीं ले रहा मैं। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ, मतलब मेरा कॉलेज है ना शिवाजी नगर की एक गली है, मतलब तिमैया रोड, वहाँ की बच्ची है सैयदा हाजिरा। मालूम कर लीजिए इस बच्ची की स्टोरी मालूम करिए तो मालूम हो जाएगी। आप यूट्यूब पे चेक कीजिए, सैयदा हाजिरा का नाम डाल के देखिए बच्ची की स्टोरी। वो बच्ची बोलेगी कि ख्वाब देखने से डरती थी बच्ची है, खाली दिल में ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन बोल नहीं सकती थी किसी को, क्योंकि अब्बा नहीं थे, अम्मी घर में कुछ सीने का काम करते थे और कुछ कमाते थे। जरिया अल्लाह हमको बनाया, आज ये बच्चे MBBS कर रही है। मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, किसी की अप्रिसिएशन की थोड़ी करना है। हमको वहाँ पे कबूल करे अल्लाह तो बस है।